देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने राजाओं को खत्म किए बिना खत्म कर दिए रजवाड़े। ये क्या कहानी है, इसके बारे में बात करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसको एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। क्योंकि बहुत सारी रियासतें थी ना, जो अलग होने का ख्वाब देख रही थी, अलग देश बनाने का ख्वाब देख रही थी। तो ऑल इंडिया रेडियो ने अपने 29 मार्च 1949 को रात के 9 बजे के बुलेटिन में सूचना दी कि सरदार पटेल को दिल्ली से जयपुर ले जा रहे विमान से संपर्क टूट गया। अपनी बेटी मणिबेन, जोधपुर के महाराजा और सचिव भी शंकर के साथ सरदार पटेल ने शाम 5:32 पर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। करीब 158 किलोमीटर की इस यात्रा को तय करने में उन्हें 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगना था। पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भीमराव को निर्देश थे कि वो वल्लभ भाई पटेल के दिल की हालत को देखते हुए विमान को 3000 फीट से ऊपर न ले जाए। लेकिन करीब 6 बजे महाराजा जोधपुर ने, जिनके पास फ्लाइंग लाइसेंस था, पटेल का ध्यान खींचा कि विमान के एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसी समय विमान के रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया और विमान बहुत तेजी से ऊंचाई खोने लगा। सरदार पटेल के सचिव रहे भी शंकर अपनी आत्मकथा रेमिनेंसेज में लिखते हैं कि पटेल के दिल पर क्या बीत रही थी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऊपरी तौर पर इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। वो शांत भाव से बैठे हुए थे, जैसे कुछ हो ही नहीं ना रहा हो। जयपुर के पास क्रैश लैंडिंग। जयपुर से 30 मील उत्तर में पायलट ने विमान को क्रैश लैंड कर उतारने का फैसला किया। यात्रियों को बताया गया कि हो सकता है कि क्रैश लैंडिंग के समय विमान का दरवाजा अटक जैम हो जाए, इसलिए उन्हें विमान की छत पर बने इमरजेंसी एग्जिट से जल्द बाहर निकलने की सलाह दी गई, क्योंकि आशंका थी कि विमान के क्रैश लैंड करते ही उनके ईंधन में आग लग जाएगी। और 6:20 पर पायलट ने सभी से सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। 5 मिनट बाद उसने विमान को जमीन पर उतार दिया। विमान में ना तो आग लगी और ना ही उसका दरवाजा जैम हुआ और छत से बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई। गांव वाले पानी और दूध लाए पटेल के लिए। थोड़ी ही देर में पास के गांव वाले वहां पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि विमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो तुरंत उनके लिए पानी और दूध मंगवाया गया। उनके बैठने के लिए 4 पाइयां लगवा दी गई। महाराजा जोधपुर और विमान के रेडियो ऑफिसर ये ढूंढने निकले कि घटनास्थल के पास सबसे नजदीक सड़क कौन सी है। तब तक अंधेरा हो चुका था। वहां सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारी थे केवी लाल। बाद में उन्होंने लिखा, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सरदार विमान से डिसमेंटल की गई कुर्सी पर बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे कार में बैठने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, पहले मेरे दिल के लोगों और महाराजा जोधपुर को कार में बैठाइए। नेहरू को पटेल के सुरक्षित होने की खबर। रात करीब 11 बजे सरदार पटेल का अमला जयपुर पहुंचा। तब जाकर उनके मेजबानों की जान में जान आई, जो कि तमाम भारतवासियों की तरह समझते हुए थे कि सरदार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तब तक जवाहरलाल नेहरू परेशान होकर अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए सरदार पटेल के बारे में खबर का इंतजार कर रहे थे। 11 बजे नेहरू के पास जयपुर से खबर आई कि सरदार पटेल सुरक्षित हैं। 31 मार्च को जब पटेल दिल्ली पहुंचे तो पालम हवाई अड्डे पर एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। पटेल की उपेक्षा। पटेल का कद 5 फीट 5 इंच था। नेहरू उनसे 3 इंच लंबे थे। पटेल की जीवनी लिखने वाले राजमोहन गांधी भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उद्धृत करते हुए कहते हैं, आज भारत में जो कुछ भी है उसमें सरदार पटेल का बहुत योगदान है, लेकिन इसके बावजूद हम उनकी उपेक्षा करते हैं। उसी पुस्तक में राजमोहन गांधी खुद लिखते हैं कि आजाद भारत के शासन तंत्र को वैधता प्रदान करने में गांधी, नेहरू, पटेल की त्रिमूर्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन ये शासन तंत्र भारतीय इतिहास में गांधी और नेहरू के योगदान को तो स्वीकार करता है, लेकिन पटेल की तारीफ करने में कंजूसी कर जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुनील खिलनानी की मशहूर किताब द आइडिया ऑफ इंडिया में नेहरू का जिक्र तो 65 बार आता है, जबकि पटेल का जिक्र सिर्फ 8 बार किया गया है। इसी तरह रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में पटेल के 48 बार जिक्र की तुलना में नेहरू का जिक्र 4 गुना अधिक यानी कि 185 बार आया है। सरदार और नेहरू की तुलना। पटेल के एक और जीवनीकार हिंडोल सेनगुप्ता उनकी जीवनी द मैन हु सेव्ड इंडिया में लिखते हैं, गांधी की छवि एक अहिंसक चरखा चलाने वाले और मानवीय भावना से ओतप्रोत शख्स की रही। नेहरू शेरवानी के बटन में लाल गुलाब
लगाए चाचा नेहरू के रूप में उभरते हैं और जिन्हें किसी दूसरे शख्स की पत्नी से रोमांस करने से में कोई गुरेज नहीं है। उनकी तुलना में सरदार पटेल के जीवन में कोई रोमांस नहीं है। उनकी पत्नी का बहुत पहले देहांत हो गया था और उनके जीवन में किसी और महिला का जिक्र नहीं मिलता। पटेल एक ऐसे शख्स थे जो अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में बहुत कम बताते हैं। यथार्थवादी पटेल। सरकार के एक और जीवनीकार पीएन चोपड़ा उनकी जीवनी सरदार ऑफ इंडिया में रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन को कहते बताते हैं कि आप भारतीयों के क्या कहने, आप राजाओं को समाप्त किए बिना रजवाड़ों को समाप्त कर देते हैं। बुल्गानिन की नज़र में पटेल की ये उपलब्धि बिस्मार्क के जर्मन एकीकरण की उपलब्धि से बड़ा काम था। मशहूर लेखक एच.वी. हॉडसन लॉर्ड माउंटबेटन को कहते बताते हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अच्छा हुआ कि नेहरू को नए गृह मंत्रालय के प्रमुख नहीं बनाया गया। अगर ऐसा होता तो सब कुछ बिखर जाता। पटेल ने, जो कि यथार्थवादी हैं, कि ये काम कहीं बेहतर ढंग से किया और बहुत सारे घोषणाएं कर रहे थे, एक तरह से भविष्यवाणियां कर रहे थे कि भारत एक रह ही नहीं सकता है, भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन आपने देखा कि सरदार पटेल की सूझबूझ से भारत को एक किया गया, सभी रियासतों को मिलाया गया, किसी को प्यार से, किसी को मोहब्बत से, किसी को जबरदस्ती मतलब डरा धमका कर। समझ रहे, जहां जो हथकंडा अपनाना था वो हथकंडा अपनाया। पटेल और करियप्पा की मुलाकात। एक जमाने में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख और असम और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे एस.के. सिन्हा अपनी आत्मकथा चेंजिंग इंडिया स्टेट फ्रॉम हार्ट में एक वाकया बताते हैं। एक बार जनरल करियप्पा को संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। करियप्पा उस समय कश्मीर में थे। वो तुरंत दिल्ली आए और पालम हवाई अड्डे से सीधे पटेल के औरंगजेब रोड स्थित निवास पर पहुंचे। मैं भी उनके साथ था। वे कहते हैं, मैं बरामदे में उनका इंतजार करने लगा। करियप्पा 5 ही मिनट में बाहर आ गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया, पटेल ने मुझसे बहुत ही साधारण सवाल पूछा, हमारे हैदराबाद ऑपरेशन के दौरान अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो क्या आप बिना किसी अतिरिक्त सहायता के उसका सामना कर पाएंगे? करियप्पा ने पूरे विश्वास से सिर्फ एक शब्द का जवाब दिया, हाँ, और बैठक खत्म हो गई। वे कहते हैं, दरअसल उस समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल रॉय बूचर कश्मीर के हालात को देखते हुए हैदराबाद में कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं थे। उधर जिन्ना धमकी दे रहे थे कि अगर भारत हैदराबाद में हस्तक्षेप करता है तो सभी मुस्लिम देश उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। उस बैठक के तुरंत बाद लोहे पुरुष ने हैदराबाद में एक्शन का हुक्म दिया और एक हफ्ते के अंदर ही हैदराबाद भारत का अंग बन गया। अब आप सोच के देखिए कि ये क्षेत्र अगर भारत के बीच में है, एक तरह से आप सोचिए, और अगर ये अलग देश होता तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनती। तो ये हैदराबाद अलग होने की बात कर रहा था ना, बाद में पाकिस्तान में शामिल होने की भी बात कर रहा था, लेकिन इसे अंततः भारत में मिला लिया गया। मोतीलाल नेहरू की नजर में हीरो। सरदार पटेल के शासन में रहने के दौरान भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बावजूद समुद्रगुप्त 4वीं शताब्दी, अशोक 250 वर्ष ईसा पूर्व और अकबर 16वीं शताब्दी के जमाने के भारत के क्षेत्रफल से अधिक था। पटेल की मृत्यु से पहले और बाद में नेहरू 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जबकि सरदार पटेल को सिर्फ एक बार 1931 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान मौलाना आजाद और मनमोहन मालवीय जैसे नेता 2 और उससे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले क्या अध्यक्ष थे और ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। पटेल की जीवनी में राजमोहन गांधी लिखते हैं कि 1928 में बारदौली के किसान आंदोलन में पटेल की भूमिका के बाद पूरे कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने गांधी को लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय के हीरो वल्लभ भाई पटेल हैं। हम उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें। अगर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं होता है तो जवाहरलाल हमारी दूसरी पसंद होने चाहिए। पटेल बनाम नेहरू। ये राजमोहन गांधी लिखते हैं कि पटेल बनाम नेहरू वाद विवाद में नेहरू के पक्ष में दलीलें दी जाती थी कि पटेल नेहरू से उम्र में 14 साल बड़े थे। वो युवाओं के बीच नेहरू की तुलना में उतने लोकप्रिय नहीं थे और ये भी नेहरू का रंग गोरा था और वो देखने में आकर्षक लगते थे, जबकि पटेल गुजराती किसान परिवार से आते थे। थोड़े चुपचाप किस्म के वरिष्ठ दिखने वाले शख्स थे। उनकी खिचड़ी मूछें थीं जिन्हें बाद में उन्होंने मुड़वा लिया था। उनके सिर पर छोटे बाल थे, आंखों में थोड़ी लाली थी, चेहरे पर थोड़ी कठोरता दिखाई देती थी। नेहरू पटेल ने करीब करीब एक ही समय विलायत में वकालत पढ़ी थी, लेकिन इस बात के कोई रिकॉर्ड नहीं मिलते कि उस दौरान कभी उनकी कोई मुलाकात हुई थी या नहीं।
पश्चिमी कपड़ों से किया किनारा। अपनी मौत के 55 सालों बाद भी नेहरू को उनकी बेहतरीन शेरवानियों और बटन हॉल में लगे गुलाब के फूल के कारण जाना जाता है। इसके विपरीत पटेल को अपने लंदन प्रवास के दौरान पश्चिमी कपड़ों से प्यार हो गया था। दुर्गादास अपनी किताब सरदार पटेल कॉरस्पॉन्डेंस में लिखते हैं कि पटेल को अपने अंग्रेजी कपड़ों से इतना प्रेम था कि अहमदाबाद में अच्छा ड्राई क्लीनर ना होने की वजह से वो उन्हें बंबई में ड्राई क्लीन करवाते थे। बाद में वो गांधी के स्वदेशी आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने साधारण भारतीय कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हमेशा जमीन पर पैर। वृक्ष के खेल में महारत रखने के बावजूद पटेल एक ग्रामीण परिवेश से आने का आभास देते थे। उनमें एक किसान जैसी जिद और रूखा संकोच और दरिया दिली थी। और दुर्गादास लॉर्ड माउंटबेटन को कहते हुए बताते हैं कि पटेल के पैर हमेशा जमीन पर रहते थे और जबकि नेहरू के पैर हमेशा आसमान में। हिंडोल सेनगुप्ता लिखते हैं कि नेहरू का खेमा अपने नेता को एक विश्व नेता के तौर पर दिखाना पसंद करता है, जबकि उनकी नज़र में पटेल एक प्रांतीय या फिर ज्यादा से ज्यादा एक मुफसिल स्ट्रॉन्ग मैन है जो हाथ मरोड़कर राजनीतिक जीत दर्ज करते हैं। वहीं पटेल के समर्थक नेहरू को अच्छे कपड़े पहनने वाले एक कमजोर नेता के रूप में चित्रित करते हैं। उनका दावा है कि नेहरू में मुश्किल राजनीतिक परिस्थितियों को संभालने का ना तो दम था न ही क्षमता थी। शायद नेहरू और पटेल की क्षमताओं का सबसे सटीक आकलन राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल में किया। 1947 में अगर पटेल 10 या 20 साल उम्र में छोटे हुए होते तो शायद बहुत अच्छे और संभवतः नेहरू से भी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होते, लेकिन 1947 में पटेल नेहरू से उम्र में 14 साल बड़े थे, इतने स्वस्थ नहीं थे कि प्रधानमंत्री के पद के साथ न्याय कर पाते। दुर्गादास उनकी बेटी मणिबेन को बताते हैं कि 1941 से पटेल को आंतों में तकलीफ शुरू हो गई थी। वो आंतों में दर्द की वजह से सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे। वो करीब 1 घंटा टॉयलेट में बिताते थे और फिर अपनी सुबह की सैर पर निकलते थे। मार्च 1948 में उनकी बीमारी के बाद उनके डॉक्टरों ने उनकी सुबह की वॉक पर भी रोक लगा दी थी। लोगों से उनका मिलना जुलना भी कम कर दिया गया था। 1948 में समाप्त होते होते स्वास्थ्य और खराब हुआ और पटेल के सचिव भी शंकर अपनी आत्मकथा रेमिनेंसेस में लिखते हैं कि 1948 समाप्त होते होते पटेल चीजों को भूलने लगे थे और उनकी बेटी मणिबेन ने नोट किया था कि वो कुछ ऊंचा भी सुनने लगे थे और थोड़ी देर में ही थक जाते थे। 21 नवंबर 1950 को मणिबेन को उनके बिस्तर पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए। तुरंत उनके साथ रात और दिन रहने वाली नर्सों का इंतजाम किया गया। कुछ रातों में उन्हें ऑक्सीजन पर भी रखा गया था। दिल्ली की सर्दी से बचने के लिए बंबई ले जाया गया। 5 दिसंबर आते आते पटेल को अंदाजा हो गया था कि उनका अंत करीब है। 6 दिसंबर को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उनके पास आकर करीब 10 मिनट बैठे, लेकिन पटेल इतने बीमार थे कि उन्हें मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय, जो खुद एक अच्छे डॉक्टर थे, उन्हें देखने आए तो पटेल ने उनसे पूछा, रहना है कि जाना है? डॉक्टर राय ने जवाब दिया, अगर आपको जाना ही होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों। इसके बाद अगले 2 दिन तक सरदार कबीर की पंक्तियां मन लागो मेरो यार फकीरी गुनगुनाते रहे। अगले ही दिन डॉक्टरों ने तय किया कि पटेल को मुंबई ले जाया जाए, जहां का बेहतर मौसम शायद उनको रास आ जाए। अंत्येष्टि में राजेंद्र प्रसाद नेहरू पहुंचे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल में लिखते हैं कि 12 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल को वेलिंगटन हवाई अड्डे ले जाया गया, जहां भारतीय वायुसेना का डकोटा विमान उन्हें बंबई ले जाने के लिए तैयार था और विमान की सीढ़ियों के पास राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और उद्योगपति घनश्याम दास बिरला खड़े थे। पटेल ने सबसे मुस्कुराकर विदा ली। 4.5 घंटे की उड़ान के बाद पटेल बंबई के जू हवाई अड्डे पर उतरे। हवाई अड्डे पर बंबई के पहले मुख्यमंत्री बीजी खैर और मोरारजी देसाई ने उनका स्वागत किया। राजभवन की कार उन्हें बिरला हाउस ले गई, लेकिन उनकी हालात बिगड़ती चली गई। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। 4 घंटे बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। 9:37 बजे पर सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली और दोपहर बाद नेहरू और राजगोपालाचारी दिल्ली से बंबई पहुंचे। नेहरू के ना चाहने के बावजूद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी बंबई पहुंचे और बाद में के.एम. मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज लिखा कि नेहरू का मानना था कि राष्ट्रपति को किसी कैबिनेट मंत्री की अंत्येष्टि में भाग नहीं लेना चाहिए, इससे गलत परंपरा शुरू होगी। बहरहाल अंतिम संस्कार के समय राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी तीनों के आंखों में आंसू थे। राजाजी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पटेल की चिता के पास भाषण भी दिए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले, सरदार के शरीर को अग्नि जला तो रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई अग्नि नहीं जला सकती है।
तो देख रहे हैं, यह है सरदार पटेल की कहानी। मैं कह रहा हूं ना कि उस समय आज़ादी के समय बहुत सारी समस्याएं थी। उनका समाधान इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे। समझ रहे हैं आप लोग, आज के नेताओं में उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है, ये बात आप समझिएगा।